नमस्कार, मैं दीपक चौधरी आप सभी का मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार और उनके साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी नेट से जुड़े सभी कविताओं को आप हमारे दिए गए नंबर से घर पर मंगा सकते हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आप दोनों प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यूजीसी नोट से जुड़े प्रत्येक सिलेबस के बुक आप फ्री डिलीवरी के साथ अपने घर पर मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट के सभी इकाइयों को हमने एक एक करके पुस्तक तैयार किया है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप अपने घर पर नोट्स मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी यूनिट्स के प्राइस, और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इन सभी बुकों का पीडीएफ आपको मात्र 249 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी बुक को मंगाना चाहते हैं तो आपको आपके पता पर फ्री डिलीवरी के साथ पुस्तक हार्ड कॉपी के रूप में पहुंचा दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारे चैनल व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टैप कर जुड़ सकते हैं, अथवा आप दिए गए कांटेक्ट पर कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम द्विवेदी युग और प्रमुख साहित्यकार पर चर्चा करते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य को पूर्ववर्ती भारतीय युगीन परंपरा का विकास और परिष्कार कहा जा सकता है। पटन होती आंदोलन की सफलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग की समस्त साहित्यिक चेतना के सूत्रधार थे। प्रेरक भी और अनुशासक भी। इससे छायावाद पूर्व आधुनिक हिंदी काव्य का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ द्विवेदी युग खड़ी बोली के कतिपय उल्लेखनीय कवियों का विवेचन किया जाएगा। प्रतिनिधि रचनाकारों में प्रमुख कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित रूप नारायण पंडित, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, वियोगी हरि, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गिरिधर शर्मा, नवरत्न सैयद, अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पहिया तथा ठाकुर गोपाल शरण सिंह आदि देखने को हमें मिलते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। श्रीधर पाठक सन 1860 से 1926 ब्रज भाषा वाले साहित्यकारों में श्रीधर पाठक अग्रण्य है। इनका जन्म आगरा के जोभरी गांव में 11 जनवरी 1860 को हुआ था। पाठक जी ने मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार की रचनाएं हिंदी साहित्य को ही है। इन्होंने अंग्रेजों की कवि गोल्ड स्मिथ की 3 रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। एकांतवासी योगी हर्मिट नाम से था। उजड़ ग्राम, डजर्टी, देहरादून, आप गोपिका गीत, भारत गीत, गोखले प्रशस्ति, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, भक्ति विभाग आदि उल्लेखनीय है। आचार्य श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मिलती है। समाज सुधार तथा राष्ट्रीय भावना जैसी प्रवृत्तियां भी उनके काव्य में व्याप्त होते हैं। इनकी
भाषा शैली सरस और प्रवाहपूर्ण है। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती, पल पल पलटती भय क्षणिक छौके, छिम छिम धारती विहारती विविध विलास भरी जीवन के भव सनी, ललकती विलकाती पुलकती निरखती थिरकती बनी ठानी। श्रीधर पाठक जी ने आधुनिक युग में खड़ी बोली के आंदोलनों को सफल बनाने में योगदान दिया और सबल रूप में प्रतिष्ठित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1864 से 1938। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में 9 मई 1864 ईस्वी में हुआ। पिता हनुमान द्विवेदी का असामयिक निधन हो जाने के कारण उन्होंने शिक्षा के बाद नौकरी कर ली तथा साथ ही अध्ययन भी जारी रखा। बांग्ला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में इन्हें अच्छा ज्ञान था। हिंदी साहित्य में वे कवि के रूप में उनको उतना प्रसिद्धि नहीं है जितना आचार्य एवं कवि निर्माता के रूप में है। द्विवेदी जी सन 1903 में सरस्वती के संपादक बने और उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से गद्य तथा पद्य की भाषा का परिमार्जन कर खड़ी बोली को व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित किया। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों को हिंदी में लाने का श्रेय द्विवेदी जी को प्राप्त है। कुमार संभव सार नाम से इन्होंने कालिदास के कुमार संभव काव्य के 5 संगों का हिंदी में अनुवाद किया, संग्रहों का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त यहाँ संगों के जगह पर संग्रह होगा, संग्रहों का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने जगन्नाथ का कृत संस्कृत की गंगा लहरी का भी हिंदी में अनुवाद किया। काव्य मंजूषा, सुमन तथा कविता कलाप द्विवेदी काव्यमाला आदि इनके मौलिक काव्य संकलन है। यहाँ मौलिक में क छूट गया है। कविताओं के माध्यम से उन्होंने कविता के आदर्शों की स्थापना की। कविताओं के आदर्शों की स्थापना की। समाज सुधार, अतिशय श्रृंगारिकता, कविता के आदर्शों का ही अधिक प्रयास किया। समाज सुधार, अतिशय श्रृंगारिकता, राष्ट्रीय भावना आदि इनकी कविता के विषय थे। इनकी शैली इतिवृत्तात्मक तथा वर्णनात्मक है, जिसका सम्मत द्विवेदी यौगिक काव्य पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। वस्तुतः महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी काव्य को एक दिशा प्रदान की है। इसी से इनके नाम से ही यह प्रख्यात है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। चाहे कुटी अति घने वन में बनावे, चाहे बिना नमक कुत्सित अन्न खावे, चाहे कभी नर नए पट भी न पावे, सेवा प्रभु पर न तू पर की करावे। सेवा प्रभु पर न तू पर की करावे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सन 1865 से 1947। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी काव्य में हरिऔध का स्थान उल्लेखनीय है। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी तथा पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे। सरकारी नौकरी से पेंशन पाकर सन 1924 में
उपाध्याय जी हिंदी विश्वविद्यालय काशी में अध्यापन करने लगे। वे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे। इन्होंने गेय तथा पद दोनों में अपनी, यहाँ गए लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा गेय तथा पद दोनों में अपनी लेखनी उपाध्याय जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रिय निवास, वैदेही, वनवास, परिजात, पद, प्रसून, रस कलश, रसिक, रहस्य, प्रेस प्रपंच, बोलचाल, कल्पलता, फूल पत्ते, ऋतु मुकुर, प्रमोम्बु, वारिधि, प्रेमाम्बु प्रवाह, चोखे, चौपटे, चुनते, चौपदे, ग्राम, गीत, मर्म स्पर्श आदि हैं। उपाध्याय जी ने उपन्यास तथा आलोचनात्मक ग्रंथों की भी रचना की है। अधखिला, फूल, ठेठ, हिंदी का तथा वेनिस का बांका अनुदित है। ये वेनिस का बांका इनके उपन्यास हैं। कबीर वचनावली तथा हिंदी भाषा व साहित्य का विकास इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। उपाध्याय जी का सर्वाधिक महत्व कविता के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। मुक्तकों में चौखे, चौपटे तथा चुभते चौपटे में उन्होंने उर्दू के छंदों के काव्य रचना की। इनमें भावों के साथ मुहावरों का चमत्कार दर्शनीय है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी 17 सर्गों में विभाजित एक महाकाव्य है। यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है? प्रिय प्रवास का, जो कि 17 सर्गों में विभाजित है। इसमें कृष्ण के लोक रंजक रूप को न दिखाकर हरिऔध ने उनके लोक रक्षक रूप के दर्शन करवाए तथा राधा भी मध्यकालीन कवियों की राधा से भिन्न, गंभीर एवं विश्व हितैषिणी, प्रौढ़ रमणी के रूप में प्रस्तुत हैं। राधा की कामना है प्यारे जाए जग हित करे, गे चाहे न आवे। प्रिय प्रवास के प्रकृति चित्रण तथा भाषा शैली का एक नमूना देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित चला, तरसिरखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। वैदेही वनवास में भी वाल्मीकि रामायण पर आधारित सीता निर्वासन के प्रसंग को युगानुकूल अभिव्यक्ति प्रदान करने में हरिऔध को सफलता प्राप्त हुई। वहां सीता को धोखे से निर्वासित नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्युत सीता लोकापवाद जन गंभीर परिस्थिति को देखते हुए स्वयं वन जाने को उद्यत हो जाती हैं। परिजात के 15 सर्गों में विभिन्न आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः खड़ी बोली को काव्य भाषा के अनुरूप सामर्थ्य प्रदान करने वाले कवियों में हरिऔध चिर स्मरणीय हैं और हमेशा रहेंगे। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण विद्यार्थी साबित होते हैं इनको। तो चलिए अब हम बाल मुकुंद को देखते हैं। बाल मुकुंद का समय सीमा 1865 से 1907 तक रहा। स्वातंत्र्य संघर्ष योगीन, देश प्रेम और हिंदी प्रेम को स्वर देने वाले बाल मुकुंद का जन्म सन
1865 में हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में गुड़ियाना गांव में हुआ। रचना काल भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों में व्याप्त है। हिंदी के आने से पूर्व वे उर्दू पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर चुके थे। हिंदी में उन्होंने भारत मित्र का सफलतापूर्वक संपादक किया। ये हिंदी के निर्भीक पत्रकार, निबंध लेखक तथा कवि थे। कविता के क्षेत्र में उन्हें अधिक ख्याति मिली तथा युगानुकूल विषयों को प्रतिपाद बनाकर गुरुजी ने कई महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। समाज की आर्थिक स्थिति, देश की पराधीनता आदि विषयों की ओर उनका विशेष ध्यान रहा। वे भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे तथा अंग्रेजों की भारतीयता विरोधी शिक्षा नीति के प्रति चिंतित थे। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना की। स्फुट कविता में इनकी कविताएं संकलित हैं। बड़े लार्ज कर्जन, सच्चाई, पॉलिटिकल, होली, आशीर्वाद आदि कविताओं में सरकार और विशेष रूप से लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किए। उनकी बोली की कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा उनसे कह वो जो सीमा की रक्षा करते, लोहे की सीमा कर लेने की चिंता करते। आशीर्वाद कविता में कवि भारतीयों को स्वावलंबन का संदेश इस प्रकार देते हैं। अपना बोया आप ही खाए, अपना कपड़ा आप बनावे, बड़े सवाप नावे अपार, चारों विश्व हो मौज बहार। माल विदेशी दूर भगाए, अपना चरा आप चलाए। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 द्विवेदी युगीन काव्य चेतना का प्रतिनिधित्व मैथिली शरण गुप्त के काव्य में मिलता है। गुप्ता जी आधुनिक युग के समन्वयवादी राष्ट्रीय कवि हैं। इनका जन्म चीरगांव, जिला झांसी में 3 अगस्त 1886 को सेठ रामचरण गुप्त उपनाम कनकलता के घर में हुआ था। सेठ जी के अनन्य भक्त, काव्य गर्मज्ञ अच्छे कवि थे। गुप्त जी को राम भक्ति एवं कविता के संस्कार पैतृक वाय के रूप में प्राप्त हुआ। गुप्ता जी ने विद्यालय शिक्षा प्राप्त न करके घर पर ही मुंशी अजमेरी की संगति में अध्ययन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी काव्य प्रतिभा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा उन्हीं निर्देश आदेशों पर गुप्त जी ने काव्य रचना भी की। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य विशाल है। गुप्त जी ने द्विवेदी युग में लिखना आरंभ किया और स्वतंत्रता काल का आजीवन साहित्य साधना में निरंतर लगे रहे। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीति, काव्य, मौलिक तथा अनुदित सभी प्रकार की रचनाएं लिखी। उनके मौलिक पथ चालीसा के लगभग 40 के लगभग हैं, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं। रंग में भंग, जय द्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, अनघ, हिंदू, त्रिपथा, गुरुकुल, विकट, भूट, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्रदक्षिणा,
तिलोत्तमा, काबा और करबला, मंगल घट, चंद्रहास आदि गुप्त जी का काव्य वैदिक युग से लेकर समस्याओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। हम कौन थे, क्यों हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी, ये समस्या सभी। तो अगले कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। उनका समय सीमा 1889 से 1962 है। द्विवेदी नियुगिन खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कोयरीपुर नामक गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। वे उन्मुक्त काव्य शैली के प्रणेता थे। रामनरेश त्रिपाठी सुकवि, समालोचक, नाट्यकार एवं उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं हैं मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1902 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी, खंड काव्य मानसी, सुभद्रा, प्रेमलोक, जयंत नाटक, वीरांगना, पिशाचिनी, वीरबाला उपन्यास, तुलसीदास आलोचना तथा कविताएं कौमुदी और ग्राम गीत संकलन हैं। कविता कौमुदी के सात खंडों में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला आदि विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि कवियों का परिचय तथा चुनी हुई कविताएं हैं। हिंदी में यह अपने प्रकार का एक ही संकलन है। ग्राम गीत में ग्राम्य गीतों का संकलन है। त्रिपाठी जी के प्रार्थना गीत तथा राष्ट्र प्रेम के गीत काफी प्रसिद्ध हैं। उनका एक प्रार्थना गीत हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, अपने समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। त्रिपाठी जी के काव्य की कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्ठाण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्रिपाठी जी के काव्य के भाव और उसकी भाषा के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि उनकी काव्य में श्रीधर पाठक और राम प्रसाद द्विवेदी दोनों का समन्वय सा प्रतीत होता है। नाथूराम शंकर, इनका समय सीमा 1859 से 1932 माना जाता है। शंकर जी का जन्म भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग और उसके बाद तक आता है। शंकर जी का समस्या पूर्णिया तो प्रसिद्ध ही है। पूर्तिया यहाँ पर पूर्णिया होगा। इन्होंने ब्रज और खड़ी बोली दोनों ही स्वर में सुंदर रचना की। इनकी रचना में स्पष्ट उद्बोधन या उपदेश नहीं, वरन तीव्र एवं तीखे व्यंग हैं। हास्य विनोद भी इनकी रचनाओं में खूब मिलते हैं। इनकी रचनाओं में विविध रस नहीं मिलते। नवसिख सौंदर्य चित्रण में कल्पना भी उड़ान सराहनीय है। कल्पना की भी उड़ान सराहनीय। शंकर की रचना खड़ी बोली में होते हुए भी मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार रचनाकार और स्नेही की परंपग की विज है। यद्यपि उन्होंने अन्य शैलियों में भी लिखा है, परंतु सबसे अधिक कवित्व इसी शैली में देखने को मिलता है। बुढ़ापे का वर्णन,
उर्दू शैली में देखिए। जमाना जिंदगी का, जमाना जिंदगी का जा रहा है, बुढ़ापा नातवानी ला रहा है। किया क्या खाक आगे क्या करेगा, अस्वीकारी वक्त दौड़ता आ रहा है, आ रहा। माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी समय सीमा 1889 से 1968 है। माखनलाल चतुर्वेदी भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित और साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध आत्मा और साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव वावाई में हुआ था। पिता काव्य अनुरागी थे। इसका प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा और 10 वर्षों की छोटी सी आयु में ही कविता करने का प्रयास करने लगे। नियमित ढंग की शिक्षा अधिक न हो पाई, परंतु स्वाध्याय के बल पर विभिन्न भाषाओं, साहित्य और इतिहास का असाधारण ज्ञान अर्जन किया। पहले अध्यापक और फिर प्रभा और प्रताप पत्रिका के संपादक विभाग में कार्य करके जीवन आरंभ किया और शीघ्र ही कर्मवीर के संपादक बन गए। चतुर्वेदी प्रभावशाली वक्ता और निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहने के कारण उनमें कई बार अनेक लंबी जेल यात्रा करनी पड़ी। वास्तव में उनका सारा जीवन राष्ट्रवाद के चरणों में ही रहा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जैसी रचनाएं इन्होंने की। तो चलिए अब हम द्विवेदी युग की साहित्यिक विशेषताओं पर नजर डालते हैं। साहित्य जगत में भारतेंदु युग के पदार्पण से जो क्रांति आई थी, उसका प्रौढ़ रूप द्विवेदी युग के साहित्य में उभर कर आया। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का जो गद्य प्रस्फुटित हुआ था, वह द्विवेदी युग में पल्लवित एवं पुष्पित होता दिखाई दिया। वस्तुतः सन 1900 से 1920 तक के कालखंड को द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन सन 1900 से भारतेंदु युग की परिसमाप्ति के साथ द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। जागरण, सुधार युग, आदर्शवादी युग, सुधारवादी युग एवं आदि इस कालखंड के अन्य नाम भी प्रस्तावित हुए हैं, परंतु भारतेंदु युग की तरह इस कालखंड को द्विवेदी युग कहना ही सुसंगत होगा। जिस प्रकार भारतेंदु मंडल के केंद्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उसी प्रकार द्विवेदी युग साहित्यकारों के केंद्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे। इस युग में प्राय सभी साहित्यिक आंदोलन उनसे प्रेरित एवं प्रभावित हुए हैं। ये अपने युग का साहित्यिक चेतना के सूत्रधार हैं। इस युग के साहित्य में जिस आदर्श की प्रतिष्ठा हुई, समस्त श्रेय द्विवेदी जी को प्राप्त है। द्विवेदी युग के कविता भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती है। उसमें राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार की भावना और धार्मिकता का समावेश हुआ। वह मानवतावाद, विश्व प्रेम और जन सेवा को प्रश्रय देने लगी। उसमें नैतिकता, उपदेशात्मकता और प्राकृतिक चित्रण की प्रधानता मिलती है। इस युग में देशी एवं विदेशी भाषाओं की कविताओं का खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। हिंदी भाषा और
हिंदी भाषा और उसके साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया। इस युग के काव्य की भागवत एवं कलागत मुख्य प्रवृत्तियां देशानुराग और राष्ट्रीय भावना भारतेंदु युग काव्य की भांति द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति भी देशानुराग और राष्ट्रीय भावना ही कही जा सकती है। यहाँ भारतेंदु युगीन राष्ट्रीय भावना का विशद एवं व्यापक रूप मिलता है। भारतेंदु युगीन काव्य में देशभक्ति और राजभक्ति, अंग्रेज भक्ति दोनों प्रवृत्तियां मिलती हैं। वहीं मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह आदि नैतिकवादी तथा स्वच्छंदतावादी दोनों प्रकार के कवियों में देश प्रेम की भावना का स्वर मुखर रूप से सामने दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त इस युग के राष्ट्रीय भावनाओं के प्रतिनिधि कवि रहे। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या, और होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर समस्याएं सभी। साकेत में कवि समुद्र बार बंदनी भारत लक्ष्मी को पराधीनता के बंधन से मुक्त करवाना चाहता है। श्रम और स्वावलंबन का संदेश देकर गांधीवादी विचारधारा भी प्रकट करता है। जयद्रथ वध में न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति के लिए अनुप्रेरित करता है तथा द्वापर में मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए उद्बोधित करता है और राष्ट्रीय एकता को स्वर प्रदान करता है। भारतीय गीत में श्रीधर पाठक को देश प्रेम की व्यंजना, स्वदेश पर अभिमान प्रेरणा देता है। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो। देशानुराग और राष्ट्रीय भावना रामनरेश त्रिपाठी पथिक मिलन और स्वप्न जैसे स्वर्ण काव्यों में देशानुराग की भावना को सर्वोच्च मानते हैं और तथा उसके लिए नवयुगों को उत्सर्ग के लिए प्रेरित करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त अंग्रेजों की शोषण के अन्यायपूर्ण नीति पर व्यंग करते हुए कहते हैं, पराधीन रहकर अपना दुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। समाज सुधार एवं जन जागरण भारतेंदु युग के कवियों की भांति इस युग के कवियों ने भी समाज सुधार एवं जन जागरण के स्वरूप को अपने काव्य में वाणी दी। इतना अवश्य है कि भारतेंदु युगीन कवि सामाजिक विकृतियों तथा रूढ़िगत होकर सद्भावना पूर्वक समाज की उन्नति चाहता है। मैथिली शरण गुप्त तथा सियाराम शरण गुप्त समाज के अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्ग के ही वेदना प्रकट करते हैं। श्रीधर पाठक में विधवा समस्या पर प्रकाश डाला। श्रीधर पाठक में विधवा समस्या पर प्रकाश डाला। प्रिय प्रवास का कवि समाज सेवा पर बल देता है। नाथूराम शर्मा शंकर कुप्रथा की कटु आलोचना करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने नारी शिक्षा पर बल दिया है। पाठक जी ने बाल विधवा कविता में विधवाओं की पीड़ा का करुणिक चित्रण प्रस्तुत किया है। सियाराम शरण गुप्त की कविताओं ने पीड़ित प्राणियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त किया है। द्विवेदी युग की कविता में स्त्री शिक्षा तथा विधवा का समर्थन आदि परंपरागत सामाजिक चेतना तो है ही, साथ ही इसमें सामाजिक असंगतियों का घोर विरोधी भी है। इस युग के कवियों की सुधारवादी भावना से मंडनात्मक प्रवृत्ति अधिक है।
उनकी वाणी में प्राचीन समाज और नवीन संस्कृति के सामंजस्य का स्वर अधिक मुखर देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति का गौरवगान। भारतीय संस्कृति का गौरवगान द्विवेदी युगीन कवि भारत के अतीत तथा उसकी संस्कृति का गौरवगान करता हुआ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आकांक्षा व्यक्त करता है। इस युग के कवि की संस्कृति के विविध पक्षों को काव्य में उजागर करता है। मैथिली शरण गुप्त को भारतीय संस्कृति का वैतालिक कहा जाता है। उनका काव्य भारतीय संस्कृति को विविध चित्रों का चित्रधार है। उन्होंने वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय संस्कृति के विविध रूपों का अंकन किया है। उनकी राष्ट्रीय चेतना भी सांस्कृतिक चेतना के अनुस्यूत है। गुप्त जी के साकेत में रामायण कालीन संस्कृति तथा द्वापर जय भारत, जयद्रयवध आदि में महाभारत कालीन संस्कृति तथा यशोधरा में बौद्ध कालीन संस्कृति के सुंदर चित्रण देखने को हमें मिलते हैं। उदार धार्मिक चेतना द्विवेदी युग की कविता में व्यक्त धार्मिक चेतना उदारता और व्यापकता के लिए है। इस युग की कविता राम और कृष्ण तक ही सीमित नहीं बल्कि उसमें ईश्वर को ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो मानव प्रेम, दीन दुखिया की सेवा एवं प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य में व्यक्त होती है। जैसे ठाकुर गोपाल सिंह की निम्नांकित पंक्तियां मानवता, उच्चादशों और विश्व प्रेम की भावना को व्यक्त करती हैं। जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार। विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। या द्वारा नहीं होगा, द्वार होगा, मुक्ति का द्वार। नैतिकता। इस युग का काव्य नैतिकता के उच्चादर्शों को प्रस्तुत करता है। उसमें सौंदर्य और माधुर्य की अपेक्षा लोक मंगल की भावना अधिक है। प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों की पुनर्प्रतिष्ठा इस युग के कवियों का अभिष्ट था। इसलिए अनेक कवियों ने पौराणिक आख्यानों का काव्यबद्ध किया। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने कहा, केवल मनोरंजन न कवि कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। वस्तुतः द्विवेदी युगीन काव्य सुधार और आदर्श की भावना से प्रेरित है। इसमें कवि का ध्यान सच्चरित्रता, नैतिकता तथा सुधारों की ओर अधिक रहा है। जयद्रव में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सिल की शिक्षा तरंगों में बहो। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मक काव्य की संज्ञा भी प्राप्त है। इन कवियों की रचनाएं इतिहास पुराण के महापुरुषों के जीवन चरित्र में से संबंध है और वे वर्णनात्मक शैली में लिखी गई हैं। किसी न किसी उपदेश संदेश को प्रस्तुत करना इनका उद्देश्य रहा है। सूक्ष्म भावों के कारण रचनाओं का यद्यपि यहाँ सर्वथा अभाव नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से स्थूलता एवं वर्णनात्मक प्रवृत्ति के कारण इस युग के काव्य में इतिवृत्तात्मकता का ही प्राधान्य है। स्वच्छंदवादिता कविता इसका अपवाद है। आगे चलकर इस स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी काव्य का आविर्भाव होता है। वस्तुतः उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति के कारण इस युग की कविता इतिवृत्तात्मकता आ गई, क्योंकि
यही शैली नैतिकता के प्रचार और आदर्शवाद की प्रतिष्ठा के लिए अधिक उपयोगी होती है। इतिवृत्तात्मकता ही इस कविता में नीरसता का कारण बनी। स्पष्ट है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर की गई काव्य रचनाओं में भावात्मक सरसता, कोमलता अधिक नहीं हो सकती थी। मानवतावादी भावना भारतेंदु कालीन धर्म दृष्टि यहाँ व्यापक रूप धारण कर मानवतावादी रूप धारण कर लेती है। साकेत में मैथिली शरण गुप्त राम को ईश्वर के साथ मानव रूप ग्रहण करते हैं, जो धरती को स्वर्ग सदृश बनाने का संदेश देते हैं। इस युग का कवि मानव की सेवा को ही सच्ची सेवा मानता है और आर्य और दीन के संदर्भ में ईश्वर को विराजमान देखता है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था सब दिन के वतन में। गोपाल शरण सिंह जी की सेवा तथा विश्व प्रेम की सब मारों का सार कहते हैं। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण के चरित्र को हरियोध ने मानवतावादी दृष्टि से अंकित किया। कृष्ण कवि ने महामानव के रूप में प्रस्तुत किया और राधा भी उन्हीं के पथ पर अनुसरण करती हुई पीड़ित कालांत श्रांत मानव की पीड़ा हरण करने का संकल्प लेती हैं और लोक सेवा को भक्ति का चरमोत्कर्ष मानती हैं। नए विषयों का समावेश हमें द्विवेदी युगीन साहित्य में देखने को मिलता है। नए विषयों का समावेश द्विवेदी युगीन की कविताओं में नए विषयों का समावेश से काव्य विषयों में विशदता और व्यापकता आई। प्राचीन परिपाटी की कविताएं तो लिखी जा रही थी, आधुनिकता के अनुरूप नए विषयों की ओर कवियों की अभिरुचि बढ़ी। पुराने विषयों पर भी आधुनिक दृष्टि से विचार किया जाने लगा। द्विवेदी युगीन कवियों में विविध विषयों को अपने विषय बनाए। भाषा प्रेम, देश प्रेम, समाज इतिहास संस्कृति प्रेम, धर्म दर्शन, हास्य व्यंग, समसामयिक समस्याएं, नारी शिक्षा, विधवा को सामाजिक स्थिति, दैनिक जीवन आदि प्राचीन और आधुनिक विषयों पर कवियों ने वर्णनात्मक एवं भावनात्मक रचनाएं लिखी। परंपरा और समसामयिकता का समन्वय इन कवियों में द्रष्टव्य होता है। प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से भी द्विवेदी युगीन काव्य संपन्न रहा। यद्यपि प्राकृतिक काव्य का समुन्नत रूप छायावादी काव्य में ही मिलता है, तथापि प्रकृति के विविध रूपों के रम्य दृश्यांकन द्विवेदी युगीन कविता की संपदा है। इस युग के स्वच्छंदतावादी कवियों में श्रीधर पाठक तथा राम नरेश त्रिपाठी की प्राकृतिक चित्रण तो छायावादी प्राकृतिक चित्रण के आकर्षक रूप द्रष्टव्य हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास का प्रत्येक सर्ग प्राकृतिक वर्णन से ही आरंभ होता है। इस युग के प्रकृति चित्र कहीं आलम्बनगत है तो कहीं उद्दीपनात्मक, कहीं संवेदनात्मक तो कहीं इतिवृत्तात्मक प्रकृति की वाह्य रूप यानी सौंदर्य के चित्रण के साथ साथ कहीं कहीं उनकी अंतरात्मा का भी स्पर्श किया गया है। प्रिय प्रवास का आरंभ तो प्राकृतिक चित्रण से ही होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कामिनी कुल वल्लभ की प्रथा। पंचवटी में चांदी रात की अलंकारिक छटा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में आदि पंक्तियों में चित्रित हैं। राम नरेश त्रिपाठी भी अपने काव्यखंडों में प्राकृतिक सुषमा के अनेक सुंदर चित्र सजोए हैं।
स्वच्छंदतावाद द्विवेदी निर्गुण कवियों में जहां एक और इतिवृत्तात्मकता तथा उपदेशात्मक कवियों की रचनाएं मिलती हैं, वहीं स्वच्छंदतावादी काव्य का सृजन भी इस काल में एक अनुपम प्रवृत्ति है। श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और रूपनारायण पांडे स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्राकृतिक सौंदर्याकन प्रेम का स्वच्छंद चित्रण काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति, कथानकगत सूक्ष्मता आदि इन स्वच्छंदतावादी कवियों की प्रमुख विशेषताएं रही। आचार्य शुक्ल श्रीधर पाठक को हिंदी का पहला स्वच्छंदवादी कवि मानते हैं। हास्य व्यंग भी हमें इस द्विवेदी युग में काव्य में हमें हास्य भी देखने को मिलता है और हास्य के जरिए उस समय की परिस्थितियों पर, सरकार के ऊपर व्यंग करते थे। तो हास्य व्यंग भारतेंदु हास्य व्यंग्यात्मकता की प्रवृत्ति यहाँ उस प्रकार की जिंदा दिली के साथ तो नहीं प्रकट हुई, क्योंकि आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व उसे संयत और मर्यादित कर रहा था। फिर भी राजनीतिक तथा धार्मिक विसंगतियों और विकृतियों पर व्यंग्यात्मकता यहाँ विद्यमान है। बालमुकुंद गुप्त इस युग के समर्थ व्यंग्यकार हैं। उनकी कविताओं तथा निबंधों में लॉर्ड कर्जन हास्य व्यंग को आलंबन बने हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत होता है, औरों को झूठा बतलाना, अपने सब की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है। नाथूराम शंकर भी इस युग के प्रमुख व्यंग्यकार थे। आर्य समाज से प्रभावित होने के कारण एक और रूढ़िवादी धर्माडंबरों पर प्रहार करते तो दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करने वालों पर भी व्यंग बाण बरसाते रहे। मैथिली शरण गुप्त में कहीं कहीं शिष्ट हास्य दृष्टागोचर होता है। साकेल का लक्ष्मण उर्मिला परिहास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। अतीत गौरव का गान हमें इस युग की विशेषताओं में एक है। अतीत गौरव का गान इस युग के अधिकांश कवियों ने भारत के अतीत गौरव का स्मरण कराकर वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा दी। वे श्री राम एवं कृष्ण की गाथाओं में नए उद्भावनाएं करते हैं, जिससे वे देश के नव निर्माण में सहायक बने। साकेत और प्रिय प्रवास जैसी रचनाओं में सेवा, त्याग, स्वावलंबन, परोपकार आदि की जो उच्च भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं, ये ऐसी तथ्य को पुष्ट करती हैं। ये कवि भारतीय संस्कृति के गायक कहे जा सकते थे। बौद्धिकतावाद का प्रभाव इस युग के कवि जहां प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुजारी, वहां पश्चिमी बौद्धिकतावाद के प्रभाव को भी ग्रहण करते हैं। इसी से ये प्राचीन संस्कृति बौद्धिक व्याख्या करते हैं। उनके अवतारी श्री राम आदर्श मानव की और श्री कृष्ण आदर्श समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। उनकी राधा भी परहित को अत्यधिक प्रश्रय देती हैं। प्यार जीवे परहित करे, गेह चाहे न आए। इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति की बुद्धिमत व्याख्या करके उसे वर्तमान के लिए उपयोगी एवं मंगलकारी सिद्ध किया। देशी विदेशी कविताओं का अनुवाद हमें देखने को मिलता है। देशी विदेशी कविताओं का अनुवाद इस युग में देशी एवं विदेशी कविताओं का खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा और उसके साहित्य की समृद्धि के आकांक्षी थे। इसी से उन्होंने अनुवाद कार्य की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। इस युग में बांग्ला साहित्य की कई काव्य रचनाओं का हिंदी में अनुवाद हुआ। यथा मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन विरचित
मेघनाद वध और विरहनी वज्रांगना का अनुवाद किया। खड़ी बोली काव्य भाषा के स्वरूप में द्विवेदी नियोगिन काव्य के अभिव्यंजना पक्ष की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भारतेंदु युग का कवि ब्रज भाषा ही काव्य रचना कर रहा था, उसके प्रति मोह को वह तोड़ नहीं पाया था। स्वयं ही बोली कविता लिखना शुरू अवश्य कर दिया था, परंतु उसके खड़ी बोली के प्रयोग प्रारंभिक ही कहे जाएंगे। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में कवियों ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनकी महत्वपूर्ण और परिपक्व रचनाएं यहाँ पर रचनाएं खड़ी बोली में ही रखी गई। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी आदि की रचनाओं से खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। वस्तुतः द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा में एकता की स्थापना हुई। यह इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है और इसका श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके सहयोगी कवियों को है। आचार्य द्विवेदी सरस्वती के माध्यम से इस बृहत् कार्य को संपन्न कर सके। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि कवियों ने इस भाषा को काव्योपयोगी, सरस और रमणीय बनाने में योगदान किया। छंद और अलंकार के क्षेत्र में भी वर्ण्य विषय की भांति वैविध्य देखा जा सकता है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में संस्कृत के वर्णिक छंदों का सफलता से प्रयोग किया। भुजंग प्रायात, वसंत मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी आदि प्रिय प्रवास के प्रमुख छंद हैं। उन्होंने उर्दू शैली के चौपदों में भी काव्य रचना की है। गुप्त जी ने मात्रिक और वार्णिक दोनों प्रकार के छंद प्रयुक्त किए हैं। हरि गीतिका उनका सर्वाधिक प्रिय छंद है। नाथूराम शर्मा ने कवित्व छंद में वैशिष्ट्य दिखाया है। यहाँ विखाया लिखा हुआ, दिखाया हुआ। इनके अतिरिक्त रोला, सार, गीतिका, लावनी, कुंडलिया, छप्पय आदि छंद कवियों ने सफलतापूर्वक व्यवहार किए हैं। अलंकार प्रयोग में भी कवि सिद्धहस्त हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकारों तथा उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकारों का भी इन कवियों ने सहज रूप से प्रयोग किया। अलंकारों का रसानुरूप प्रयोग भी इनकी विशेषता रही थी। काव्य रूप और काव्य शैली विवेच्य काल में प्राय सभी काव्य रूपों में प्रणयन हुआ है, परंतु इसमें प्रबंधात्मक रचनाओं का प्राधान्य रहा है। इस युग में महाकाव्य तथा खंड काव्य दोनों प्रबंधात्मक काव्य रूप मिलते हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। गुप्त जी का साकेत, रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि इस युग के महाकाव्य हैं। खंड काव्यों की दृष्टि से जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त, मौर्य विजय, सिया राम शरण गुप्त, पथिक, मिलन, रामनरेश त्रिपाठी आदि उल्लेखनीय है। रत्नाकर के ब्रज भाषा में रचित उद्धव शतक प्रबंधात्मक मुक्तक है।
मुक्तक का भी विशिष्ट स्थान है। इस युग के कई कवियों ने मुक्तक रचनाओं का भी प्रणयन किया है। गीत संगीत भी लिखे गए हैं, परंतु प्रधानता की दृष्टि से यह युग प्रबंधात्मक काव्य रचना का युग ही कहा जा सकता है। इन काव्यों में इतिवृत्तात्मकता तथा वर्णनात्मक काव्य शैलियों का अधिक प्रयोग हुआ। समग्र द्विवेदी युगीन काव्य भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों के विकास का युग है। इस युग में देशानुराग, समाज सुधार, अतीत की गरिमा का गान, सांस्कृतिक चित्रण, सुधार, नैतिकता एवं आदर्शवादिता के साथ साथ स्वच्छंदतावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रहीं तथा खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी घटना है। पौराणिक कथा वृत्तों एवं चरित्रों का पुनर्मूल्यांकन कर तथा अतीत को वर्तमान समाज के विविध आयामों के साथ जोड़कर इस काल के कवि ने अपनी आधुनिकता का परिचय दिया है। काव्य रूपों और शैलियों की दृष्टि से भी यह काव्य संपन्न एवं समृद्ध है। फिर भी आधुनिक काव्य के द्विवेदी युगीन उत्थान में इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता का प्राधान्य रहा। तो अगर आपको यह कक्षा पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।